दिल्ली का एक प्रतिष्ठित होटल गोल्डन ऑर्किड हॉल, जहां उस दिन एक बड़ी चैरिटी फंडरेजिंग इवेंट का आयोजन था। आरव मल्होत्रा इस इवेंट का को-ऑर्गेनाइजर था और माया को पहली बार उसके साथ एक पब्लिक इवेंट में शामिल होना था। कमरे के हर कोने में कैमरे थे, मीडिया रिपोर्टर्स और हाई प्रोफाइल मेहमानों की चहल पहल। पर माया की नजरें किसी एक चेहरे को ढूंढ रही थीं। शौर्य सिंह चौहान। आरव माया के पास आया। तुम ठीक हो? माया ने सिर हिलाया। हाँ, बस आज बहुत कुछ तय होगा। ठीक उसी वक्त इवेंट हॉल के मुख्य द्वार से एक व्यक्ति का प्रवेश हुआ। लंबा कद, शालीन सूट, चेहरे पर धीमी मुस्कान और साथ में कुछ बॉडीगार्ड्स। शौर्य। अब वो एक प्रतिष्ठित एनजीओ का ट्रस्टी था और समाज सेवा के नाम पर इज्जत कमा रहा था। माया की सांसें एक पल को थमी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने खुद को तैयार किया। आज वो माया नहीं, अपनी माँ की बेटी बनकर खड़ी थी। आरव ने स्टेज से उसका परिचय करवाया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि श्री शौर्य सिंह चौहान को। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शौर्य मंच पर आया और पहली बार उसकी नज़र माया पर पड़ी। पल भर को उसकी आंखों में हैरानी झलकी, फिर वो मुस्कुराया जैसे कुछ छुपा रहा हो। आज हम यहाँ समाज में बदलाव की बात कर रहे हैं, शौर्य बोल रहा था। और मुझे गर्व है कि युवा पीढ़ी जैसे आरव और उनकी टीम इस दिशा में कार्य कर रही है। पर माया की नज़रें उसके शब्द नहीं, उसके इरादे पढ़ रही थीं। शौर्य मंच से नीचे उतरा और सीधे माया की ओर बढ़ा। इतने सालों बाद तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, माया। आरव चौंका। आप माया को जानते हैं? शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। कभी जानते थे, बहुत पहले। माया अब चुप नहीं थी। उसने ठहरकर साफ आवाज में कहा, आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली। कैसे आपने मेरी माँ को तन्हा किया, कैसे आपने झूठे इल्जाम लगाए, और कैसे आप समाजसेवा की आड़ में अब भी लोगों को धोखा दे रहे हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रिपोर्टर्स ने कैमरे माया की तरफ कर दिए। किसी ने ये मोड़ सोचा नहीं था। शौर्य का चेहरा तन गया। वो अब बोलने ही वाला था कि माया ने एक दस्तावेज निकाला, पुराने केस फाइल्स की कॉपी, जो उसने हफ्तों से जमा की थी। ये हैं सबूत आपकी असलियत के। आपने जो किया वो अब सबके सामने आएगा। इवेंट हॉल में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। मीडिया की कैमरों की फ्लैश लाइट्स, मेहमानों की फुसफुसाहटें और आरव की गंभीर आंखें, सब कुछ एक पल में माया के इर्द गिर्द घूम रहा था। शौर्य ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो जानता था सामने खड़ी लड़की अब वो मासूम माया नहीं है जिसे वो सालों पहले दबा चुका था। उसकी आवाज में अब हिचक नहीं, सच्चाई का जोर था। ये सब फर्जी है, शौर्य ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा। इस लड़की के पास कोई प्रूफ नहीं है। ये सब नाम कमाने की चाल है। ताकि, लेकिन उससे पहले ही एक आवाज पीछे से आई, हर सच को दबाया नहीं जा सकता, शौर्य। खासकर तब जब गवाह अब भी जिंदा हो। सभी ने पलटकर देखा। एक बुजुर्ग आदमी, सादे कपड़ों में, कांपते हाथों से एक फोल्डर थामे खड़ा था। नाम कृष्णदत्त सहाय। कभी शौर्य के एनजीओ का छोटा अकाउंटेंट था, लेकिन अचानक गायब हो गया था। वो स्टेज की ओर बढ़ा और बोला, मैं वो आदमी हूँ जिसने आपकी गो के फर्जी ट्रांजैक्शंस के कागजात साइन किए थे, दबाव में। जिसने देखा कैसे आपने फंड्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में लगाया, कैसे माया की माँ को चुप कराने की कोशिश की। मैं अब तक छुपता रहा क्योंकि डर था, लेकिन माया जैसी लड़की ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं आज बोल सकूं। कृष्णदत्त सहाय ने जैसे ही फोल्डर आरव के हाथ में थमाया, शौर्य का चेहरा स्याह पड़ गया। उसका नकाब धीरे धीरे उतर रहा था। उस रात इवेंट के बाद माया आरव के साथ बैठी थी, बालकनी में। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, मैंने तुम्हें पहले भी सराहा था, लेकिन आज मैं तुम्हारी हिम्मत से प्यार कर बैठा हूँ। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं आज भी वही लड़की हूँ जो चाय बनाती है। फर्क बस इतना है कि अब मैं अपने डर नहीं, अपने सच के साथ जीती हूँ। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसमें दर्द भी था और आग भी। शौर्य का क्या होगा? माया ने पूछा। आरव बोला, कल सुबह तक मीडिया उसके पीछे होगी, लेकिन क्या तुम केस लड़ना चाहोगी? माया ने सिर हिलाया। न्याय चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। शौर्य की रात करवटों में कटी। उसके जीवन में पहली बार कोई ऐसा था जो उसे चुनौती दे रहा था, वो भी एक लड़की। माया। मीडिया चैनलों पर उसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी थीं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही थीं। मशहूर समाजसेवी पर गंभीर आरोप, पुराने केस की फाइलें सामने आईं। माया शर्मा बनी सच्चाई की आवाज। शौर्य का चेहरा अब छुपने लगा था, लेकिन अतीत छुपा नहीं। अगली सुबह वो अपने फार्म हाउस में अकेला बैठा, शराब का गिलास थामे टीवी की ओर देख रहा था। तभी उसका फोन बजा, अनजान नंबर। शौर्य ने उठाया। हाँ बोलो। सामने से आवाज आई। अब डर लगने लगा। शौर्य, मैंने कहा था ना तुम्हारा वक्त आएगा, और देखो, आ गया। शौर्य चौंक गया। कौन हो तुम? वो जिसे तुमने मारा नहीं, बस भुला दिया। लेकिन मैं तुम्हें भूला नहीं शौर्य, और अब माया सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा अंत भी बनेगी। लाइन कट गई। शौर्य की उंगलियां कांप गईं। उसने अपनी गाड़ी उठाई और सीधे अपने पुराने बंगले की तरफ निकल पड़ा, जहां वो अपने पुराने कागजात छुपा कर रखा करता था। उसे पता था ये कॉल मजाक नहीं था। कोई और था, कोई जो माया से पहले उसे खत्म करना चाहता था। उधर माया पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा रही थी।
आरव उसके साथ था हर कदम पर। एसीपी विनीत चौहान ने कहा, आपके पास जो फाइल्स हैं वो केस खोलने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन हमें पुराने गवाहों को भी सामने लाना होगा। माया ने कहा, मैं हर वो दरवाज़ा खटखटाऊंगी जहां सच्चाई छुपाई गई थी। अब पीछे मुड़ने का कोई इरादा नहीं। अगले दिन माया को एक लिफाफा मिला, बिना प्रेषक के। अंदर एक पुराना फोटो था, उसकी माँ और एक छोटा बच्चा जिसके चेहरे को स्क्रैच कर मिटा दिया गया था। पीछे एक लाइन लिखी थी, उस बच्चे को ढूंढो, वो तेरे सवालों की आखिरी चाबी है। माया ने फोटो को ध्यान से देखा। वो जगह जानी पहचानी लग रही थी, कहीं बहुत पीछे, बचपन में देखा हुआ दृश्य। क्या ये कोई और कहानी की शुरुआत थी? क्या माया की माँ की जिंदगी में कोई और राज छुपा था? माया ने बार बार उस पुरानी तस्वीर को देखा। उसकी माँ मुस्कुराती हुई और उसकी गोद में बैठा एक छोटा सा बच्चा जिसका चेहरा जानबूझकर स्क्रैच कर मिटा दिया गया था। पीछे लिखी वो एक लाइन, उस बच्चे को ढूंढो, वो तेरे सवालों की आखिरी चाबी है। माया का मन बेचैन हो गया। कौन है ये बच्चा? क्यों किसी ने चेहरा मिटाया? और मुझे ये लिफाफा भेजा किसने? उसी शाम आरव ने एक फोटो एक्सपर्ट से उस तस्वीर को स्कैन करवाया। शख्स ने बताया, चेहरा जानबूझकर ब्लेड से स्क्रैच किया गया है, लेकिन बैकग्राउंड को देखकर लग रहा है कि ये फोटो राजस्थान के किसी पुराने कस्बे में ली गई थी, शायद पुष्कर। माया चौंकी। पुष्कर वो जगह थी जहां उसका ननिहाल था, जहां बचपन में एक गर्मी की छुट्टियां उसने बिताई थीं। तभी याद आया, उसने एक बार अपनी माँ को चुपचाप एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोते देखा था। बगल में वही बच्चा था। क्या वो बच्चा उसका भाई था या कुछ और? माया ने तय कर लिया, अब उसे पुष्कर जाना होगा। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माया ने धीरे से कहा, नहीं आरव, ये सफर मुझे अकेले तय करना होगा, क्योंकि अगर इस तस्वीर में कुछ और छुपा है तो वो मेरे अतीत से भी गहरा जुड़ा है। अगले दिन माया पुष्कर पहुंची। वो जगह अब भी वैसी ही थी, संकरी गलियां, मंदिरों की घंटियां और चाय की दुकानों पर बैठी बुजुर्ग औरतें। वो सीधे पहुंची ब्रह्मा मंदिर के पास, जहां उसने सालों पहले अपनी माँ को बैठे देखा था। वहां उसे एक बूढ़ी पुजारिन मिली जो उसकी माँ को पहचान गई। बिटिया, निर्मला जी की बेटी होना। बहुत सीधी और बहादुर थी वो औरत। हर साल एक ही दिन आती थी यहाँ, उस बच्चे के लिए जिसे वो कभी अपनाकर भी अपना नहीं कह पाई। माया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कौन था वो बच्चा? पुजारिन ने कहा, एक अनाथ। तुम्हारी माँ उसे गुपचुप पालना चाहती थी, लेकिन समाज और कुछ लोगों के डर से पीछे हट गई। पर हर साल चुपचाप मिलती थी उससे, प्यार करती थी और फिर लौट जाती थी। माया के हाथ कांपने लगे। क्या आप जानती हैं वो बच्चा अब कहाँ है? पुजारिन ने कहा, अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, नाम है वीर। यहीं पुष्कर में रहता है, मंदिर के पीछे वाली बस्ती में। लेकिन अब वो कोई साधारण लड़का नहीं, वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा है, शौर्य से भी। पुष्कर की संकरी गलियों से निकलती धूल भरी हवा में माया के मन में तूफान चल रहा था। वीर, वो नाम जो उसके अतीत से जुड़ा था, अब उसका भविष्य तय कर सकता था। मंदिर की पीछे की बस्ती, कच्चे पक्के मकानों की एक कतार, बिल्कुल वैसी ही जैसे माया की माँ उसे बचपन में बताया करती थी। वो एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खुला था, अंदर एक कमरा, किताबों और कागजों से भरा। वहीं बैठा था वीर, साधारण कुर्ता पायजामा, कंधे पर गमछा, आंखों में गहराई और माथे पर हल्की सी चोट का निशान। माया ने धीरे से आवाज दी, वीर। लड़के ने सिर उठाया। उसने माया को देखा, पहचानने की कोशिश की और फिर बोला, आप कौन? माया थोड़ी ठिठकी, मैं माया शर्मा, निर्मला शर्मा की बेटी। वीर की आंखें एक पल को भर आईं, लेकिन उसने चेहरा फेर लिया। मुझे नहीं जानना किसी निर्मला को, और ना ही उसकी बेटी को। माया को झटका लगा। पर वो तुम्हें हर साल मिलने आती थी, तुम्हें गोद लेना चाहती थी, प्यार करती थी। वीर हंसा, एक ठंडी कड़वी हंसी। प्यार जो माँ साल में एक बार दिखे, क्या उसे माँ कहते हैं? माया चुप रह गई। वीर ने कहा, मैं उस दौर से गुजरा हूँ जहाँ कोई मुझे बोझ कहता था तो कोई किसी का पाप। निर्मला जी अच्छी थीं, पर हिम्मत नहीं थी उनमें। और आज तुम आ गई हो, किस हक से? माया की आंखें भर आईं, क्योंकि मैं भी अनजाने में उसी पाप की गवाही बन गई हूँ, और अब उस गलती को सुधारना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारी जिंदगी किसी झूठ पर न बनी रहे। वीर ने उसकी ओर देखा। और तुम्हें क्या मिलेगा इसमें? उसने पूछा। माया ने जवाब दिया, सच्चाई, क्योंकि शौर्य के खिलाफ लड़ाई में तुम ही मेरे सबसे बड़े साथी हो सकते हो। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। शौर्य, वो उठा और एक लोहे की अलमारी खोली। अंदर से कुछ फाइलें और एक पुरानी पेन ड्राइव निकाली। तुम्हें सच चाहिए? वीर ने कहा, तो सुनो, मैं सिर्फ किसी की छाया नहीं, मैं वो धुआं हूँ जिसे शौर्य ने जलाकर उड़ता समझा था। अब वो राख उसकी दुनिया को जलाएगी। ने फाइलें माया की ओर बढ़ाईं। हर पन्ना, हर दस्तावेज एक गवाही था। फर्जी ट्रस्ट फंड्स, साइन किए गए डमी अकाउंट्स, गो के नाम पर खरीदी गई जमीनें, सब कुछ जुड़ा था शौर्य गुप्ता से। माया एक एक कागज देखकर सिहर गई। ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? उसने पूछा। वीर की आंखों में दर्द और चालाकी एक साथ छलकने लगी। मैं वहीं बड़ा हुआ हूँ जहाँ शौर्य की परछाई गिरती थी। उसके बंद सिस्टम का हिस्सा था, एक छोटा सा क्लर्क बनकर।
वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन मैं उसे हर दिन पढ़ता रहा, एक एक पाप नोट करता गया, और आज वो सबूत बन गए। माया ने पेन ड्राइव ली। इसमें क्या है? वीर ने गंभीरता से कहा, वो वीडियो जो उसके असली चेहरे को उजागर करेगा। उसी वक्त दूसरी ओर आरव अपने ऑफिस में बैठा माया के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसे पहली बार बेचैनी हो रही थी, कुछ अंदर ही अंदर कचोट रहा था। तभी उसका मैनेजर आया। सर, एक रिपोर्ट आई है, वो मीडिया वाले माया के केस को कवर कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपका नाम भी उछालना शुरू कर चुके हैं। आरव चौंका। मेरा नाम क्यों? मैनेजर बोला, क्योंकि आप माया के साथ दिख रहे हैं, और कुछ पुराने लोग कह रहे हैं कि शौर्य और आपकी पहचान में कोई कनेक्शन है। आरव उठ खड़ा हुआ। कौन लोग? उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। कोई नहीं जानता, लेकिन बात फैलने लगी है। कोई कहता है आप और शौर्य एक ही फाइनेंस ग्रुप से जुड़े थे। कोई कहता है कि आप दोनों रिश्तेदार हैं। आरव की सांस थम गई। वो अब तक सब कुछ छुपा कर चला था, लेकिन सच यही था। वो और शौर्य एक ही परिवार की दो छोर थे। आरव सच्चाई की तलाश में निकला बेटा। शौर्य दौलत की भूख में अंधा हुआ चाचा। रात जब माया ने वीर से विदा ली और कॉल करके आरव को सब कुछ बताने की कोशिश की, आरव ने सिर्फ एक बात कही, तुम जो लड़ाई लड़ रही हो, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, लेकिन एक सच तुम्हें बताना बाकी है। माया ने पूछा, क्या? आरव की आवाज थमी। शौर्य सिर्फ एक दुश्मन नहीं। माया को आरव की बात समझने में कुछ पल लगे। शब्द साफ थे, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई धुंध से भरी थी। शौर्य मेरा खून है। उसके हाथ से मोबाइल फिसलते फिसलते बचा। उसने तुरंत कॉल वापस किया। क्या मतलब है तुम्हारा? आरव, पूरा सच कहो अभी। आरव की आवाज भारी थी, मानो वर्षों से कोई बोझ ढो रहा हो। तारानकन तारानकन, मैं बचपन से जानता था कि मेरे पापा के एक भाई हैं, बहुत बड़े व्यापारी, बेहद अमीर, लेकिन हमारे परिवार से कटे हुए। मुझे कभी बताया नहीं गया क्यों, सिर्फ एक नाम सुना था, शौर्य गुप्ता। बचपन में जब पापा का एक्सीडेंट हुआ और माँ ने अकेले पालना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि हमारे परिवार को क्यों दरकिनार किया गया था। क्योंकि शौर्य ने अपने भाई, मेरे पिता, को धोखा दिया था। और तब से ही मैंने ठान लिया था कि मैं उसकी तरह नहीं बनूंगा, बल्कि उसे बेनकाब करूंगा। मेरे फाइनेंस ग्रुप की शुरुआत उसी सोच से हुई। मैं उसके सिस्टम में बिना किसी को बताए घुसा। माया, मैं उसी खंडहर में उसके खिलाफ खड़ा हुआ इकलौता खून हूँ। तारानकन तारानकन। माया एकदम शांत हो गई। उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। क्या आरव ने दोस्ती के नाम पर यह सब छिपाया? क्या उसकी मदद सिर्फ एक बदले की योजना थी, या वाकई वो उसकी लड़ाई का सच्चा साथी था? लेकिन दिल की गहराई से कोई हल्की सी आवाज आई। आरव ने कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि जब सबने माया का साथ छोड़ा, वही था जो खड़ा रहा। अगले दिन माया ने आरव से मिलने की ठानी। कॉफी शॉप में दोनों आमने सामने बैठे। माया ने बिना भूमिका के पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों नहीं बोला, जब तुम कह सकते थे कि शौर्य से कोई रिश्ता नहीं? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि रिश्ता छुपाने से खत्म नहीं होता, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसलिए तय किया कि जब तुम मुझसे सवाल करोगी, मैं सिर्फ सच बोलूंगा। माया ने थोड़ी देर उसकी आंखों में देखा, और फिर धीरे से कहा, तब चलो, अब एक और राज मिलकर खोलते हैं। इस बार खून नहीं, सच्चाई जीतेगी। शौर्य गुप्ता की विशाल ऑफिस बिल्डिंग में हलचल थी। अंदर एक खास मीटिंग चल रही थी, और सामने खड़ा था उसका सबसे भरोसेमंद आदमी, रवि मल्होत्रा। शौर्य की आंखों में गुस्सा नहीं, शक था। वो हमेशा हर चीज पर काबू रखता था, लेकिन अब कोई उसकी आंखों के सामने से सच को खींचने की कोशिश कर रहा था। वीर नाम का लड़का, मुझे उस पर नजर चाहिए। हर एक चाल, हर एक मुलाकात, सब कुछ। और हाँ, उसकी जिंदगी में जो भी नया चेहरा आया है, उसका भी पता करो। रवि ने सिर हिलाया और चला गया। दूसरी ओर वीर माया और आरव के साथ अब एक टीम की तरह काम करने लगा था। तीनों एक छोटी सी किराए की जगह पर एक गुप्त वॉर रूम बना चुके थे। दीवारों पर दस्तावेज, फोटो, नक्शे और समय रेखा चिपकी थी। माया शौर्य की हर संपत्ति, उसकी कंपनियों और ट्रस्ट्स की गहराई से जांच कर रही थी। वीर सिस्टम से निकले पुराने बैंक डेटा का विश्लेषण कर रहा था, और आरव शौर्य की चालों का अंदाजा अपने अनुभव से लगा रहा था। एक शाम जब तीनों रिपोर्ट्स पर काम कर रहे थे, वीर की नज़र एक छोटी सी ट्रांजैक्शन पर पड़ी। एक गो ने एक छोटे गांव में वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट लगवाने के नाम पर 50 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उस गांव में पानी की एक बूंद नहीं बदली। वीर बोला, माया, ये गांव सौरगांव है ना? तुम्हारी माँ वहीं किसी जमाने में काम करती थी ना? माया चौंकी। हाँ, और उस समय उन्हें एक केस से पीछे हटने के लिए धमकी भी मिली थी। कहीं ये उसी का हिस्सा तो नहीं? आरव ने कहा, शायद तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं थी, माया। वो भी इस पूरे सिस्टम को तोड़ना चाहती थी, और शायद शौर्य ने उन्हें चुप करवा दिया। तीनों की सांसें थम गईं। उसी वक्त रवि मल्होत्रा वीर का पीछा कर रहा था, लेकिन वीर अकेला नहीं था। वो खुद जानता था कि कोई उसके पीछे है, और पहली बार शिकारी को नहीं पता था कि शिकार अब जाल बिछा चुका है। वीर ने माया को एक पेपर थमाया। इस हफ्ते के अंत में एक बंद गोडाउन में मीटिंग है, जहां शौर्य के लोग ब्लैक मनी कलेक्ट करते हैं।
वहीं से खेल पलटेगा। लेकिन एक शर्त है, आरव इस बार छुपकर नहीं बैठेगा, वो सामने खड़ा होगा, अपने नाम के। रविवार की सुबह थी। दिल्ली के एक छोटे मीडिया स्टूडियो में हलचल मची थी। स्टूडियो के बाहर एक अनाम गाड़ी से उतरे आरव। लेकिन आज वो सिर्फ आरव नहीं था, आज वो अपनी असली पहचान के साथ सामने आने जा रहा था। आरव शौर्यनाथ गुप्ता, शौर्य का सगा भतीजा। कैमरे के सामने बैठते हुए उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। माया और वीर दोनों बैकस्टेज में थे, सिर्फ आंखों से उसका हौसला बढ़ाते हुए। इंटरव्यू शुरू हुआ। पत्रकार ने पहला सवाल दागा। आपका नाम आरव शौर्यनाथ गुप्ता है, क्या आप शौर्य गुप्ता से रिश्ते में हैं? आरव ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ, मैं उनका भतीजा हूँ, लेकिन जो खून मेरी रगों में दौड़ता है वो उनके अपराधों से नहीं, उनके खिलाफ खड़े होने से गर्म है। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। पत्रकार ने पूछा, क्या आप ये मानते हैं कि शौर्य गुप्ता देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटालों में शामिल हैं? आरव ने एक मोटी फाइल मेज पर रखी और कहा, मैं मानता नहीं, मैं साबित करने आया हूँ। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने गो के नाम पर करोड़ों का हेरफेर किया। और अब वक्त है कि सच सामने आए। इस इंटरव्यू के प्रसारित होते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। हैशटैग शौर्य एक्सपोज्ड, हैशटैग नेफ्यू वीज टाइकून, हैशटैग कॉर्पोरेट क्राइम रिवील्ड, हर तरफ यही ट्रेंड हो रहा था। लोग दंग थे कि जिस परिवार से यह सच्चाई निकली, उसी परिवार का बेटा सामने आकर शौर्य को बेनकाब कर रहा था। दूसरी ओर शौर्य अपने ऑफिस में आग बबूला बैठा था। टीवी स्क्रीन पर आरव का चेहरा देखकर उसने गुस्से में रिमोट दीवार पर दे मारा। इस लड़के को लग रहा है कि वो मुझे हरा देगा। मैंने जो खड़ा किया है वो सालों में नहीं, सदियों में भी कोई नहीं गिरा सकता। उसी वक्त रवि ने आकर बताया, सर, वीर और माया एक गोडाउन में मीटिंग करने वाले हैं, वो हमारे पैसों के ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहे हैं। शौर्य मुस्कुराया, एक खतरनाक मुस्कान। तो फिर इस बार उन्हें ऐसा धोखा दो कि सच्चाई भी खुद को झूठ मान ले। रात के 8 बज चुके थे। पुरानी दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोडाउन, जहां सिर्फ सीलन, सन्नाटा और रहस्य फैला था। वीर ने कहा, यही जगह है, शौर्य के लोगों की ब्लैक मनी यहीं इकट्ठी होती है। कागजों में ये जगह एक किराए का वेयरहाउस है, लेकिन हकीकत में ये काली कमाई की तिजोरी है। माया ने चारों ओर नजर घुमाई। बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन सुरक्षा बहुत चुस्त। ये लोग पैसे की गिनती भी कैमरे के बाहर करते हैं, मतलब कुछ बहुत गहरा छुपा है यहाँ। माया बुदबुदाई। आरव ने वायरलेस ईयरपीस चेक किया। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं, उसके बाद शौर्य के आदमी आएंगे। हमें डेटा डाउनलोड करके सबूत लेकर निकलना है। गोडाउन के अंदर घुसते ही वीर ने उस छोटे कंप्यूटर सर्वर को ढूंढ निकाला जिसमें पैसों के मूवमेंट, लेनदेन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट शेल कंपनियों की जानकारी छिपी थी। माया ने लैपटॉप लगाया, डेटा डाउनलोड शुरू किया, पर तभी टिक 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 आरव ने आवाज सुनी, एक छोटी सी बीपिंग। उसने दीवार के कोने में देखा, एक टाइम बम। बाहर निकलो, सबके सब बाहर अभी। आरव चिल्लाया, माया, बस 2% बचा है, ये पूरा हो जाने दो। वीर ने उसकी बांह खींची, जान रहेगी तो लड़ाई लड़ेंगे। माया, चलो। तीनों बाहर की तरफ भागे। पीछे कंप्यूटर पर बार बार एक लाइन चमक रही थी, डाउनलोड कंप्लीट। 100%। जैसे ही वो बाहर निकले, बूम, गोडाउन का दरवाजा उड़ गया। धुआं, आग और सबूतों की राख। कुछ मीटर दूर एक कार में बैठा रवि मल्होत्रा मुस्कुरा रहा था। साफ काम हो गया, डेटा का कुछ नहीं बचा। फोन पर शौर्य की आवाज आई, अच्छा किया, लेकिन ध्यान रखना, अगली बार बम नहीं, सीधा निशाना मारा जाए। दूसरी ओर वीर ने माया को एक पेनड्राइव दी। मैंने डेटा डुप्लीकेट किया था, डायरेक्ट क्लाउड पर अपलोड किया है। ये सिर्फ बैकअप है, पर अब हमें छिपकर नहीं, सीधे खेल खेलना होगा। आरव ने कहा, अब हम बम से नहीं डरते, क्योंकि हमारी सच्चाई हर जगह फैलेगी और शौर्य अब जितना भागेगा उतना ही उजागर होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक करें, और अगर आप इस कहानी का अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।